हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 6 बजे 4 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे अहम खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए एक अहम प्लान बनाया है। इस प्लान में जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही राहत का भी एक पैकेज उन लोगों के लिए घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। दूसरी अहम खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही है। दिल्ली में जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या प्लान दिल्ली सरकार के पास है, इसको लेकर जानकारी देंगे आपको। तीसरी अहम खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। हर तरफ बर्फबारी से उत्तराखंड में चीजें तहस नहस हो रही है, और चौथी तरफ दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर बारिश से बहुत बुरा हाल हुआ है। ताउते का असर खासतौर पर जहां पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में देखने को मिला था, अब उसका असर दिल्ली में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बारिश ने पिछले 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बुलेटिन की शुरुआत करते उत्तर प्रदेश से आ रही अहम खबर के साथ। राज्य को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, और इस बात की भी जानकारी दी है कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए राहत की बात सामने आ रही है। कर्मचारियों के संबंध में सीएम का बड़ा ऐलान। कोविड से मौतों पर सीएम का बड़ा ऐलान यहां पर सामने आया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पीड़ित परिवार को तत्काल मदद दी जाएगी, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मुआवजा नौकरी की फाइल लंबित न हो, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सहानुभूति के साथ सहयोग भी करने की जरूरत है। राज्य कर्मचारियों के संबंध में सीएम योगी का बड़ा ऐलान सामने आया है कि सहानुभूति तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सहयोग करने की भी जरूरत है। तो राज्य कर्मचारियों के संबंध में सीएम का बड़ा ऐलान सामने आया है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि कोविड में जो भी मौतें हुई हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एक बड़ा एक्शन प्लान यहां पर तैयार किया गया है। नौकरी दी जाएगी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सहयोग की भी बात कही गई है। तो सहानुभूति के साथ साथ सहयोग किया जाए, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके बाजपेयी का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है राज्य कर्मचारियों के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक राहत भरी खबर सामने आई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कि हम अगर देखें, जो पंचायत चुनाव ड्यूटी में थे उनका जो मामला है वो यूपी राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत रहे हों, अगर कोरोना महामारी के चलते उनकी दुखद मृत्यु हुई है, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अफसरों को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी मृतक कर्मचारी के परिजन को फाइल लेकर विभाग विभाग दौड़ना ना पड़े। तत्काल उसको जो अनुग्रह राशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से परिजनों को दी जा रही है, वो तत्काल उनको दी जाए। साथ ही साथ उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को सेवायोजन किया जाए मृतक आश्रित के तौर पर। साथ ही साथ जो जीपीएफ और फंड, बोनस, ग्रेच्युटी जो भी उस कर्मचारी की बनती है, वो उनके परिवार को नियमानुसार दे दी जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी सभी विभागों को निर्देशित करते हुए एक आदेश जारी करें, ताकि सभी विभागों में तेजी के साथ इसको लागू कर दिया जाए। तो निश्चित ही ये एक बड़ी पहल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जहां पहले जो मृतक आश्रित होते थे उनको अपनी नौकरी के लिए विभाग विभाग चक्कर लगाने पड़ते थे, लगातार फाइलें चलती थी और एक लंबा वक्त बीत जाता था। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक के दौरान जब अफसरों से इस बारे में जानकारी दी, तो जानकारी देने के बाद ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए, जो निश्चित तौर पर उन हजारों परिवारों के लिए जरूर अब बड़ी राहत है, जो कहीं न कहीं अपने किसी परिजन को इस महामारी के दौरान खो चुके हैं। उनको वो व्यक्ति तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन ये जरूर है तो कि जो मुआवजा सरकार दिया की तरफ से जाएगा, मदद की। नौकरी दी जाएगी, और इन सब की फाइल लंबित ना हो, इस बारे में भी ठीक है। सहानुभूति तो अपनी जगह है, लेकिन सहयोग करने की भी जरूरत है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। शुक्रिया इसकी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अहम खबर आ रही है, जहां पर एक 4 साल की छोटी बच्ची की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं। गोरखपुर में इस बच्ची का लगभग 6 महीने से इलाज चल रहा था। गोरखपुर की रहने वाली है 4 साल की शिवा पांडे। लिवर की बीमारी से जूझ रही थी 4 साल की बच्ची, जिसका नाम शिवा बताया जा रहा है। इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख की राशि दी है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस में भर्ती है बच्ची। सोशल मीडिया पर पिता सत्येंद्र ने मदद की गुहार लगाई थी। गोरखपुर की रहने वाली 4 साल की शिवा पांडे की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 महीने से पिछले शिवा का इलाज गोरखपुर में चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर भी लखनऊ से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर जानकारी दी है। दिनेश शर्मा, माफ कीजिएगा, दिनेश शर्मा की तरफ से ये खबर आदेश सामने आया है, जहां स्कूलों की फीस को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड्स के सभी स्कूल को ये आदेश दिया गया है। विद्यालय बंद रहने पर कोई भी परिवहन शुल्क यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो स्कूलों द्वारा ली जाती थी वो नहीं ली जाएगी। अभिभावक दे सकेंगे हर महीने फीस। तो लखनऊ से अहम जानकारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का आदेश सामने आया है। स्कूलों की फीस को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्कूल्स अब फीस में कोई भी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। यह अहम जानकारी यहां पर सामने मिल रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से ये आदेश सामने आया है। जिस तरह से स्कूलों में लगातार फीस को लेकर अभिभावकों की चिंता सामने आ रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर सामने आई है। यानी कि सेशन 2021-2022 में कोई भी फीस में वृद्धि नहीं होगी। कई बार अभिभावकों में ये शिकायत सामने आई थी कि जिस तरह से स्कूल हर साल अपनी फीस का दर बढ़ाते जाते हैं, क्या उसी तरह इस साल भी दर बढ़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस साल के लिए फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोविड की महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। ब्लैक फंगस का आंकड़ा लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह या फिर देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो, ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि खासकर जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उनको ये ब्लैक फंगस हो रहा है कोरोना से ठीक होकर। लेकिन अगर उनको डायबिटीज है तो ये बीमारी उनको परेशान कर रही है। तेजी से ब्लैक फंगस की गिरफ्त में आते जा रहे लोग, सीएम केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ाकर इस रोग से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक कर रही है। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझा रहे हैं, ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जागरूकता फैलाई जा रही है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी हॉस्पिटल को अभी से ही सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए राज्य सरकारें अब और सख्त नजर आ रही है। देश के हर राज्य से लगभग ब्लैक फंगस की खबरें सामने आ रही है और अब तो व्हाइट फंगस का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसके ताजा हालात बिहार में देखने को मिले हैं। बिहार के पटना से साफ तौर पर देखे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली। हमारे संवाददाता भूषण हमारे साथ जुड़े हैं। भूषण, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि दिल्ली का एलएनजेपी, जीटीबी, राजीव गांधी हॉस्पिटल जो है उनको ब्लैक फंगस के लिए पूरी तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस वक्त अगर राज्यों की नजरें टिकी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह ब्लैक फंगस से निजात पाया जाए इस पर टिकी हुई है। देश भर में इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है कि जिस तरह हम कोरोना से निपट रहे हैं और नए इन्फेक्शन रेट में कमी आ रही है लगातार, दिल्ली कोरोना से तो निपट रही है, वहीं ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने दस्तक दी है और लगातार इसके मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। करीब दिल्ली में 70 से 80 मरीज इसके अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, 5 मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है और 1 मरीज की मौत की भी खबर है। फिलहाल इन तमाम बातों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के द्वारा साथ में हाई लेवल की एक मीटिंग की गई, जिसमें सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे और उन सब का मकसद यही था कि आखिर इस ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए। दिल्ली सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अलग अलग जगह ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है, जिसमें से 5 मरीजों की सर्जरी भी की जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ने पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली में इसके जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ना तो इसकी दवा मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रही है और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी आपूर्ति की गई है। तो लगातार ब्लैक फंगस सरकार के लिए एक सरदर्द बना हुआ कि हाँ, अलबत्ता मीटिंग के बाद ये फैसला जरूर हुआ कि कुछ अस्पतालों को स्पेशली ब्लैक फंगस के लिए तैयार किया जाए। ये तमाम उसी की कवायद है। जी ठीक है, तो लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखकर तो ये साफ तौर पर गुलशन कहा जा सकता है कि इस वक्त ब्लैक फंगस को लेकर हर सरकार, हर राज्य की सरकारें काम करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया गुलशन जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस का भी कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ताजा मामला बिहार के पटना से आया है, जहां पर 4 लोग व्हाइट फंगस से संक्रमित पाए गए। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। बादल फटने से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जान जा चुकी है, बाकी 1 लापता भी बताया जा रहा है। चमोली में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से जाम हो चुका है। लामबगड़ गदेरा में मालवाहक ट्रक भी फंसा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हनुमान चट्टी और बेनकुली के बीच में मलबा आया हुआ है। सड़क निर्माण कंपनी का ट्रक भी इस वक्त फंसा हुआ है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। किसी जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। तो उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया है। चक्राता के क्वासी गांव में बादल फटा है। बादल फटने से 2 की मौत, 1 लापता बताया जा रहा है। चमोली में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से जाम है। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया है। बादल फटने से 2 की मौत हो गई है, 1 लापता बताया जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से जाम है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सड़क निर्माण कर रही कंपनी का ट्रक भी फंसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। बादल फटने से 2 की मौत और 1 लापता बताया जा रहा है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? देखिए कंचन, उत्तराखंड में कल दोपहर बाद से ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे बद्रीनाथ पास, जो माणा जो कि चीन का बॉर्डर है, वहां करीब 30 फीट तक बर्फ गिरी है। मैदानी जिलों में कल सुबह 10 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई थी, जो कि आज दोपहर तक जारी रही। देहरादून जिले की चक्राता तहसील है, जाके नकोटा गांव में एक बादल फटा था। 3 लोग इसमें पहले लापता हुए थे और एक एक करके तीनों लोगों का शव बरामद कर लिया है। जो राज्य का आपदा फोर्स है SDRF, वो गया हुआ था मौके पर, उसने तीनों शव को बरामद किया है। तीनों की शिनाख्त भी हो गई है। पहाड़ में चमोली जिले में बहुत बारिश ने आफत मचाई है, बहुत नुकसान किया है। एक चौंकाने वाला वीडियो और आया है कि पहाड़ में जो बारिश हुई उसके बाद ग्लेशियर्स जो हैं वो बारिश की शक्ल में, पानी की शक्ल में नीचे बहते हुए दिखाई दिए। जो प्रमुख सड़कें हैं चमोली जिले की लामबगड़ में, अधिक पानी आने के कारण वो बाधित हुई। एक ट्रक फंसने का वीडियो भी बहुत तेजी से सबके सामने है। नुकसान पहाड़ों में कितना हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। कुछ देर पहले दोपहर में मुख्यमंत्री ने पहाड़ के जिलों के जिलाधिकारियों से जहां ज्यादा नुकसान हुआ है फोन पर बात की है और कहा है कि जितने भी पीड़ित हैं उनको राहत आपदा बचाव में हर संभव मदद दी जाए और आर्थिक जो मदद होनी है, जो आपदा एक्ट में होती है, वो भी तत्काल की जाए। जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि लगातार काम किया जा रहा है और कई स्थानों पर JCB मशीनों को भी भेजा गया है ताकि सड़कें जल्दी खोली जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में जून में मानसून सीजन आता है, तब हम नुकसान और तबाही की खबरें देखते हैं।
लेकिन इस वर्ष मई के पहले सप्ताह से ही सिलसिला जारी है। इससे पहले टिहरी गढ़वाल में भी नुकसान हुआ, चमोली जिले में भी नुकसान हुआ। बाड़ा के पास जो बॉर्डर पे सड़क बन रही थी वहां ग्लेशियर टूटा था और आज ये बड़ी घटना हुई है। जो मौसम विभाग का अलर्ट भी था, लिहाजा जिले भी अलर्ट पर थे, लेकिन कुदरत पे जोर इतना प्रशासनिक सिस्टम का नहीं है। तो साफ तौर पर नुकसान के बाद ही टीम देखा जा पहुंचती सकता है कि किस तरह बारिश ने उत्तराखंड में कहर बरपाया है। शुक्रिया सुदीप जानकारी देने के लिए। एक तरफ तो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लोगों की मौतें लगातार हो रही है, दूसरी तरफ बारिश ने हर जगह बुरा हाल करके रखा हुआ है। इस बारिश की चपेट में इस बार आए हैं गेहूं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर गेहूं का रखरखाव कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी बनती है। 2 दिन से बारिश से सरकारी क्रय केंद्रों में सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गए हैं, चाहे वो दादरी हो, अमरोहा हो, प्रतापगढ़ हो या फिर बुलंदशहर क्यों ना हो। हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और ये वही गेहूं है जिसे किसानों से खरीदा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है अनाजों के रखरखाव की। आखिर इससे रखरखाव की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। ये अनाज सही सलामत रहते तो कितने लोगों के पेट भरे जा सकते थे। कोरोना अपनी पूरी रौ में है और गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है। गांव कोरोना से प्रभावित होता जा रहा है, अनाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए महासंकट की। ग्रेटर नोएडा, प्रतापगढ़ और अमरोहा में किस तरह बारिश की चपेट में आ गए हैं गेहूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा होता है कि ये वो गेहूं है जो किसानों से खरीदा जाता है, ये वो गेहूं है जो आगे लोगों को बेचा जाता है। इसका रखरखाव क्यों नहीं हो रहा है। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से देख लीजिए कि कितने टन गेहूं की बर्बादी की जा रही है। अमरोहा हो, प्रतापगढ़ हो, हरदोई हो, ग्रेटर नोएडा हो, कैसे गेहूं बर्बाद किए जा रहे हैं। कहीं पर 100 टन, कहीं पर 2142 टन, और चाहे बुलंदशहर क्यों ना हो। क्यों इस चीज की तैयारी पहले से नहीं की गई है। किसानों से तो पहले गेहूं खरीद लिया जाता है, लेकिन उसका रखरखाव करने की जिम्मेदारी किस पर आती है। आहत को कैसे राहत दी जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों को देखिए कि कितना बड़ा महासंकट आया हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे प्रतापगढ़ से मनु सिंह। मनु, क्या जानकारी मिल पा रही है। ये वो गेहूं की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है जो किसानों से खरीदा जाता है, इसका रखरखाव क्यों नहीं किया गया, किसकी जिम्मेदारी बनती है। इतनी भारी मात्रा में इतने टन क्विंटल गेहूं का बर्बाद होना, लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, अन्न की वजह से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें। प्रतापगढ़ में 1200 कुंटल बताया जा रहा है। जिला विपणन अधिकारी बताया, अनुमान लगा रहे हैं 1200 कुंटल खराब हुए हैं गेहूं को। जिस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार जिला प्रशासन लगातार लापरवाह बना है, जहाँ प्रतापगढ़ में 52 क्रय केंद्र बनाए गए, जहाँ पर लगभग 1 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र पर भारी बारिश के कारण वहाँ पे क्रय केंद्र पर गेहूं का खराबी हुई है। जिस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार प्रशासन का लापरवाही जिस तरह से देखा गया है, वहीं पर प्रतापगढ़ में लगातार चाहे मगरौरा की बात की जाए या रानीगंज की बात की जाए या पट्टी की बात की जाए, काला काकर की बात की जाए, लगातार क्रय केंद्रों पर पानी भरा हुआ है। तो वहीं 11 बजे पहुंचते हैं क्रय केंद्र प्रभारी, तब जब बारिश होती रहती है तो उसके बाद उस पर पन्नी उड़ाया जाता है। वही पन्नी उड़ाया जाता है, जब वहाँ गेहूं भीग जाता है उसको सुखाने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जिस तरह से लगातार प्रतापगढ़ प्रशासन की लापरवाही सामने आई, उस तरह से वही तो कोटेदार द्वारा गेहूं को वितरित कराया जाएगा ग्रामीणों को। जिस तरह से भीगा हुआ गेहूं ग्रामीणों को दिया जाएगा, वही लगातार प्रतापगढ़ में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, बुलंदशहर की अगर बात की जाए या बाकी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी मनु कुछ ऐसे ही हालात हमें देखने को मिले हैं। किसानों से खरीदा हुआ गेहूं इस कदर बर्बाद हो रहा है, न सरकार को इसकी चिंता है, ना ही प्रशासन को इसकी चिंता हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से शासन से निर्देश हुआ है कि 3 महीने के लगातार ग्रामीण को कोटेदार द्वारा राशन वितरित किया जाएगा, तो वहीं क्रय केंद्र से कोटेदार की खरीदारी होगी। जहाँ पे जिस तरह से लगातार क्रय केंद्रों पर गेहूं भीग रहा है, वहीं तेज बारिश से लगातार 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जिस तरह से वहीं पर कुछ क्रय केंद्रों पर पन्नी की व्यवस्था की गई है, कुछ क्रय केंद्रों पर पन्नी की व्यवस्था नहीं की गई। लगातार जिस तरह से प्रतापगढ़ में क्रय केंद्रों पर प्रभारी निरीक्षक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, वहीं पर लगातार की बर्बादी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुक्रिया मनु जानकारी देने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में इतना